टीवीएस ग्रुप का ही एक कोई कंपनी है जिसका अभी एक आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड नाम से। अब ये जो कंपनी है इसका आईपीओ कब आ रहा है? तो ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। और ये कंपनी का जो आईपीओ है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 23 अगस्त को। और आपको मिला है कि नहीं मिला है आईपीओ, वो आपको 18 अगस्त को पता चल जाएगा, आप अगर अप्लाई करते हैं तो। अब ये कंपनी का जो आईपीओ है 197 रुपये के ऊपर आ रहा है। मतलब अगर आपको जो बिड है वो हाईएस्ट प्राइस के ऊपर ही लगती है, मोस्टली हम लगाते हैं। और 76 का इन्होंने लॉट साइज रखा है, तो आपको 14,972 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है एक आईपीओ की आपको फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पर जो है ये एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह लिस्ट होने वाला है, और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 880 करोड़ रुपए है वो उठाने वाली है। अब उसी 880 करोड़ रुपए के अंदर में से 600 करोड़ रुपए हैं वो तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, और बाकी के जो 280 करोड़ रुपए हैं वो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो हैं कंपनी में वो बेच रहे हैं अपने शेयर्स, 280 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ स्टॉक्स। सब कंपनी काम क्या करती है? तो कंपनी जो है अपने को लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, दूसरी कंपनीज को। अब ये हो सकता है कि अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं जो मार्केट के अंदर में, उन अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं ऑटोमोटिव से डिफेंस से इंजीनियरिंग एफएमसीजी, मतलब मोस्टली हर टाइप की जो इंडस्ट्री है उनको ये अपनी लॉजिस्टिक सर्विस, जिस भी कंपनी को लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ सकती है उस हर इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री की जो कंपनीज होती हैं उनको लॉजिस्टिक्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कंपनी जो है एक तो है एससीएस मतलब सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और दूसरा नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सो दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक तो नेटवर्क सॉल्यूशंस क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसके पास में रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कोई और होगा, जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो हब कोई और होगा। अब जहाँ पे स्टोर होगा बनने के बाद में माल, वो इन्वेंट्री सॉल्यूशन कहीं और पे होगा, और इन्वेंट्री से बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में वो कहीं और होंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकते हैं, राइट? सो ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, रॉ मटेरियल से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक जाने का ये पूरा नेटवर्क है। तो ये एक नेटवर्क सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। बस आप हमको अपनी डिटेल्स दे दो, कंपनी बोलती है, बाद में हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स हैं, आप बस उस सॉफ्टवेयर में फीड करते जाओ, और हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हम आपके जो माल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते जाएंगे। ये हो गया नेटवर्क सॉल्यूशंस, हर कंपनी को प्रोवाइड कर देती है। अब इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस किस तरीके से हो सकता है? जैसे मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से काम करता हूँ, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जैसे मेरे को किसी कस्टमर को माल भेजना है, तो मेरे पास में जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है वैसे ही जो मेरे को डिलीवरी देने वाला होगा, जो सर्व कंपनी प्रोवाइड करती है डिलीवरी मेरे से लेके कस्टमर तक सप्लाई करती है, उसके पास में ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाता है कि ऑर्डर आ गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइनलाइज करूंगा कि मेरा ऑर्डर रेडी है, आप पिकअप कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बंदा आता है, माल उठाता है, कस्टमर को डिलीवर करता है। कस्टमर अगर अवेलेबल नहीं है तो माल, वो जो माल है वो वापस वापस मेरे तक पहुंच जाता है। तो ये एक पूरा क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। सो यही इंटीग्रेटेड सिस्टम मैंने ई कॉमर्स के तरीके से बताया है। अगर यही सिस्टम जो है अलग अलग कंपनीज के अंदर में भी होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब है किसी कंपनी का, तो अगर माल यहाँ पर रॉ मटेरियल पहुंचा, रॉ मटेरियल पहुंचने के बाद में यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? दूसरी यूनिट के पास में जाना है जहाँ पे इसका अगला काम होने वाला है। सो यहाँ पर एक पार्ट बना, उस पार्ट का अगला जो काम होने वाला है वो इस दूसरे जगह पे होने वाला है, दूसरी फैक्ट्री में होने वाला है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो सप्लाई चेन सॉल्यूशन है कौन कंपनी देखती है? सो ऑर्गेनाइजेशन में भी मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम कि पूरा काम फ्लो में चलता रहे, वो काम संभालती है ई कॉमर्स में रिलेटेड। तो हर इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर में ही। एक तो नेटवर्क सॉल्यूशन हो गया जो कि माल बनने के बाद रॉ मटेरियल से लेके रिटेलर तक पहुंचता है माल, वो इंडस्ट्री के अंदर में ही नेटवर्क बना हुआ है पूरा, राइट? रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक। और इंटीग्रेटेड मतलब कंपनी के अंदर में ही रिटेलर को आगे अगर कस्टमर को सप्लाई करता है, तो ई कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग का ही पूरा काम है, तो रॉ मटेरियल पहुंच गया, अब मैन्युफैक्चरिंग हब जो अलग अलग बने हुए हैं वहां तक का सिस्टम। सो ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो इसकी डिमांड जो आने वाले टाइम में है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और प्रोडक्शन जो लाइन की जितनी भी कंपनी होती है उनके अंदर ये सारा का सारा इसकी डिमांड और बढ़ने ही वाली है। और दूसरी जो इंटीग्रेटेड सप्लाई जो ई कॉमर्स सेगमेंट है वो तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में लोग जो है ऑनलाइन ही सारा सामान मंगवाएंगे। सो वहाँ पर भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। आने वाले एआई से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है कंपनी के ऊपर में? तो कंपनी का खर्चा ही बचने वाला है। सो एआई के ऊपर कोई ऑपोजिट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एआई की वजह से, राइट? बट इनका बस खर्चा बच जाएगा। जो मोस्टली जो काम होता है ट्रांसपोर्ट का, तो वो खर्चा जो इनका है ट्रांसपोर्ट का वो तो लगना ही है। तेल का खर्चा तो होगा ही, बस अगर इलेक्ट्रिक कर दोगे आप तो आपका खर्चा ही बचेगा। लोगों की आपको जरूरत कम पड़ने वाली है तो ऑफकोर्स खर्चा आप ही का बचेगा। बट कंपनीज को तो ये सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। आज मेरे को अगर कोई प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करनी है तो मुझे इस टाइप का अगर कुछ काम करना है तो मेरे लिए एक बड़ा हेडेक हो जाता है। बट ये कंपनी आती है, अरे तुम्हारा हेडेक हम ले रहे हैं ना भाई, क्या टेंशन ले रहे हो? दैट इज गुड। सो कंपनी का काम बहुत अच्छा है और आगे फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। बट इस मार्केट के अंदर सेगमेंट, जो मार्केट है इसके अंदर बहुत सारे और प्लेयर्स भी हैं आज के दिन भी। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, और उनके मुकाबले कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म करे तो वो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं फ्यूचर क्या है। अब कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है अगर उसकी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे रिसेंट जो रिजल्ट है उसके अंदर में कंपनी जो पॉजिटिव में अपना नेट प्रॉफिट लेके आई है। बाकी उससे पहले जितने भी उन्होंने रिजल्ट जारी किए उनमें उन्होंने नुकसान ही नुकसान दिखाया है। अब एज पर सेबीज रूल, अगर आपका पिछले 3 साल में लगातार कभी भी एक बार भी अगर आपका प्रॉफिट नेगेटिव में है तो आप 10% ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है रिटेलर्स को नहीं दे सकते। यहाँ पे कंपनी भी यही कर रही है, 10% ही रिटेलर्स के लिए इन्होंने कोटा रखा है। 75% इन्होंने क्यू आई बी
मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और ब्रोकर्स के लिए रखा है। सो आपको एंकर इन्वेस्टर्स का अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना है वो मिल सकता है, तो आप चौंकिएगा मत। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद में अगर ऑपरेटर्स भी स्टॉक में अगर आपको एक्टिव मिलते हैं, मतलब अगर उठा पटक करता है, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ऑपरेटर्स ऐसे ही स्टॉक्स में एक्टिव होते हैं जहाँ पे रिटेलर्स को पहले मौका नहीं मिला, तो बाद में अल्टीमेटली आईपीओ का मेन फोकस क्या होता है कि रिटेलर्स को ऊपर स्टॉक को डंप करना, मतलब उनको देना। सो 25% तो अल्टीमेटली उनको देना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर क्यूआईबीज का इन्वेस्टमेंट करवा देंगे तो बाद में ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे, तो क्यूआईबीज के लिए क्या है कोटा कि मतलब आईपीओ लिस्ट होने के 30 दिन के अंदर में आप बेच नहीं सकते, 30 दिन बाद में 50% स्टॉक मतलब शेयर होल्डिंग बेच सकते हो, और 3 महीने बाद में आप बाकी की जो 50% है शेयर होल्डिंग वो बेच सकते हो। तो अब क्यूआईबीज जो इसमें अप्लाई करेंगे वो नुकसान में तो बेचने वाले हैं नहीं, वो तो फायदे में निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। और उनका फायदे में निकलने में कौन मदद करेगा? ऑपरेटर्स। सो इनमें अगर उठापटक आपको देखने को मिलती है तो चौंकिएगा मत स्टॉक के अंदर में। बाकी अगर वैल्यूएशन वाइज इसको देखते हैं तो अभी एट प्रेजेंट हम देख पा रहे हैं कि 10,000 करोड़ का अगर ये पूरा रेवेन्यू कर पा रहे तब जाके ये नेट मतलब पॉजिटिव में आ पा रही है। इसका मतलब इसका ब्रेक इवन जो है सेल वो 10,000 के आसपास में है। अगर 10,000 से नीचे अगर किसी साल में अगर सेल करती है तो वहाँ पर इसका नेगेटिव में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपका नज़र ले जाना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर में जो एबिटा है, मतलब कंपनी कमाई जब करती है, ग्रोस मार्जिन जो है, मान लीजिए आपने जितने का माल बेचा और कितने में आपको पड़ा, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो आपका होगा ग्रोस मार्जिन। तो उसी को हम दूसरी भाषा में एबिटा ही बोल देते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन एंड ऑल। सो वो जो है इसका 6.5% मतलब 7% के आसपास में है, जो कि बहुत बुरा है भाई, मतलब बहुत खराब है। कंपनी की जो जो नेट मतलब प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत कम है। क्यों है कम उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसकी जो ओल्ड कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड है उसका 16% के आसपास में एबिटा मार्जिन है, दैट इज गुड। दूसरी ब्लू डार्ट है उसका 22% है। तीसरा डिलीवरी है उसका नेगेटिव में। अब डिलीवरी तो अपने अपने कुल्हाड़ी खुद ही मार रही है, क्योंकि डिलीवरी की सर्विसेज हमने यूज़ की हुई हैं। अभी कस्टमर से प्रोडक्ट उठाने के 200 रुपये मांगती है, मतलब एक ऑल ओवर इंडिया में किसी कस्टमर से आधे किलो का माल डिलीवर करने के लिए भी 200 रुपये मांग लेती है। जो इंडिया पोस्ट है वो वही माल 50 रुपये में भेज देती है, और इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो 70 रुपये में भेज देते हैं। ये बोले मैं 200 लूँगी, कौन आएगा भाई तुम्हारे पास? पागल थोड़ा ना थे। तो ये तो अपने कुल्हाड़ी अपने अपने पैर पे अपने आप मार रहा है डिलीवरी वाला तो। सो ब्लू डार्ट वाला है ये अच्छा मार्जिन कमा रहा है, टीसीआई वाला अच्छा कमा रहा है। महिंद्रा अगर हम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये 4.5% के आसपास, क्योंकि महिंद्रा का लॉजिस्टिक्स का जो मेन काम है वो अपनी ही कंपनी में चल रहा है, तो इसका अपने ही कंपनी से मतलब अपने ही घर से अपने ही परिवार वालों से क्या प्रॉफिट कमाएगा, तो इसके लॉजिस्टिक्स के समझ में आते हैं मार्जिन क्यों नहीं है। बट टीवीएस वाला क्यों नहीं कमा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये अपनी कंपनी में नहीं कमा रहा तो समझ में आ सकता है, बट ये बाहर भी बहुत सारी कंपनीज को अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड करता है सोल्यूशन, तो फिर क्यों नहीं कमा रहा समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन हमने देख लिए, और एबिटाइज भी इसके बहुत खराब हैं। तीसरा, अगर एबिटा कम है एक तो, और उसके बाद में एबिटा के बाद में इसको जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके बाद में इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, फिर जाके प्रॉफिट इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोगों के लिए प्रॉफिट बचता है, जो कि अगर इसके नेट प्रॉफिट्स को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट्स जो है इसके लगभग 0.4% है, जो कि बहुत कम है भाई। 0.4% एफ से भी कितना, 10 गुना कम, 15 गुना कम, इतने में तो भाई क्या चाह रहे हो। सो कमाई बहुत खराब कर रही है। अगर इसकी ग्रोथ जो है, जैसे कि अभी जो रेवेन्यू जो बढ़ रहा है इसका रेवेन्यू, वो अगर पिछले 3 साल का डेटा के हिसाब से देखते हैं 2021 से 2023 के बीच में, तो ये 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। सो अगर ये इसी तरीके से ग्रो करता जाता है तो नेट प्रॉफिट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। बट इसके जो अगेन मैं बोल रहा हूँ एबिटा परसेंटेज ही इतना कम है, तो एबिटा परसेंटेज बढ़ेगा तभी तो ये नेट प्रॉफिट्स कमाएगा, राइट। सो मुझे यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग्स के पोटेंशियल दिख नहीं रहा फिलहाल। लॉन्ग टर्म में हो सकता है बट फिलहाल नियर टर्म में नहीं दिख रहा है। अगेन अगर इसके ऊपर अर्निंग्स अगर 2,000 करोड़ का इसके ऊपर आज के दिन कर्जा है, जिसका इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 2,000 करोड़ का इसकी जो ओल्ड सब्सिडरीज हैं, इसकी आज के दिन बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। इंडिया के अंदर में 5-7 हैं, और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। तो अब जहाँ पर इसकी सब्सिडरीज हैं वो उन्होंने वहाँ उसी देश के अंदर में लोन ले रखा है, तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वेरी कर रही हैं। अब इसका जो आईपीओ लेके आने का एक ही मेन पर्पस है कि हम 600 करोड़ रुपए के आसपास जो फ्रेश इशू है, 600 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर जाने वाले हैं। वो बोल रहा है कि हम लोग ये जो ब्याज वाला है ना, ये जो लोन है इसको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना, इस पैसे के थ्रू। सो अगर ये कंपनी इस पैसे को अगर पे भी कर देती है 600 करोड़ के आसपास में, तो भी 1400 करोड़ रुपए के आसपास में इनका होगा, पर फिर भी बचेगा लोन। सो ये शॉर्ट टर्म का जो लोन होता है वो पूरा कर देगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे कंपनी ने बताया हुआ है कि हम लोग टीवीएस यूके और टीवीएस एससीएस सिंगापुर, ये जो सब्सिडरीज हैं इनका जो ऊपर जो लोन है उसको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे आईपीओ के पैसों से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है? महिंद्रा, टीसीआई, ब्लू डार्ट और डेलीवेरी। सो अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर हमने देख लिया कि अर्निंग्स तो कुछ खास है नहीं। सो अगर इसकी नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर एक बार पीवी रेशियो देख लेते हैं कि वैल्यूएशन पता चल जाए। सो 723 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है, और इसकी जो कंपनी की वैल्यू जो कंपनी ने लगाई है वो लगाई है
सो वो लगाई है कंपनी ने 197 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ गई 8,897 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है। जबकि इसकी कंपनी खुद की नेटवर्थ कितनी है? ऑफ कोर्स ये बात है कि कंपनी जिस हिसाब से जिस सेगमेंट में काम कर रही है, इसके पास में एसेट्स जो होंगे, रियल एसेट्स होंगे, वो बहुत अच्छे खासे होंगे। तो जिसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ में वैसे बढ़ती जाती है। बिजनेस कंपनी कर रही है, वहाँ से इनकम आ ही रही है, बट रियल एस्टेट की जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, और कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है अगर कंपनी अच्छा काम करती रहती है। सो वहाँ से कंपनी के दोहरा यहाँ पे प्रॉफिट होता रहता है। सो नेटवर्थ और मार्केट कैप के अंदर जो डिफरेंस होता है वो वेरी करता रहता है। जैसे अभी एक कंपनी है संघी इंडस्ट्रीज, उसकी जो अगर मार्केट में नेटवर्क अगर मार्केट कैप देखेंगे तो वो 2,000 करोड़ के आसपास में है, और वो कंपनी बिकी पता है वो 5,000 करोड़ के हिसाब से बिकी है। जब उसकी नेटवर्थ ही पूरी 2,000 करोड़ की थी तो 5,000 करोड़ में उसको खरीदा किसने? तो ये जो वैल्यू होती है रियल एस्टेट की, ब्रांड वैल्यू, और जो आगे कंपनी क्या कर सकती है, उसका फोकस, फ्यूचर फोकस, सो वो ये सारी डिपेंड करती है कंपनी की असली वैल्यू निकलने में। तो वहाँ पे 5,000 करोड़ की वैल्यू निकलती है। यहीं पर अगर इसी कंपनी को कल को कोई दूसरी कंपनी खरीदेगी तो ये बोले मैं आज के दिन 8,800 करोड़ रुपये लगाऊंगी, 8,896 करोड़ रुपये लगा, मतलब 9,000 करोड़ ही मान लो। सो डिपेंड कर सकता है कि कंपनी की रियल वैल्यू क्या हो सकती है और कंपनी की नेट जो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू क्या दिख रही है, वो हमेशा वेरी कर सकती है, कई बार तो 100 गुना तक वेरी करती है। सो दैट्स नॉट ए क्वेश्चन हियर। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसके ऊपर से हम पीबी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 723 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर सॉरी 723 करोड़, सो ये आ गया 12 का पीबी रेशियो। सो 12 का पीबी रेशियो महिंद्रा सीआई का एक बार पीबी रेशियो हम लोग देख लेते हैं। सो इसका पीबी रेशियो है 4, 4.5 का, इसका 9.5 का, इसका 13 का, इसका 3 का। सो ब्लू डार्ट टीसीआई, सो मोस्टली इसका जो डिलीवरी और ब्लू डार्ट है ये तो दोनों ही सेगमेंट अलग है, ठीक है, ये तो पूरा ई कॉमर्स बेस्ड ही है। टीसीआई जो है एक्सप्रेस और जो महिंद्रा वाला है ये इससे थोड़ा सा मैच खाते हैं टीवीएस वाले से। सो इनके साथ में अगर थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं तो ये महंगे साइड में, मतलब वैल्यूएशन महंगी साइड में ही अपनी लेके आया है, मतलब ज़्यादा पैसे मांग रहा है हमसे। दूसरा प्रॉफिट्स का तो देखना ही क्या है, क्योंकि ये अभी अभी पॉजिटिव हुई है 41, तो इसका जो पीई रेशियो होगा वो तो बहुत ही खराब आएगा। फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कितना आएगा। 43 करोड़। सो ये 206 का पी रेशियो जो महिंद्रा का, 826 का, टीसीआई का 40 के आसपास में। सो अगर आपको अप्लाई करना ही है, अगर इस टाइप के सेगमेंट में अप्लाई करना है, आपको पैसे कमाने, इन्वेस्ट करना है, तो आप टीसीआई एक्सप्रेस के अंदर में एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो वैल्यूएशन हैं काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी, आरओई परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, जो स्टॉक का पी है वो भी ठीक है, इंडस्ट्री पी से तो फिर भी बहुत बेकार है। सो ओवरऑल अर्निंग्स अच्छी नहीं कर रही है, वैल्यूएशन महंगी है, ग्रोथ रेट जो सेल है, जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है वो अच्छा है, बट इसके जो लोन्स हैं वो बहुत अच्छे खासे हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इंटरनेशनली ज़्यादा काम कर रही है, नेशनली कम काम कर रही है अभी के फिलहाल के तौर पे। सो अभी के तौर पे वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। फिर भी एक चीज़ होती है हवा, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी टाइप बह सकती है, राइट? तो हवा किस तरफ चल रही है कि मतलब मार्केट में एक बोलते हैं ना, ओ बन रहा है, हवा बन रही है कि ओ भाई साहब क्या चीज़ है, क्या बात है। कई बार वो ऑपरेटर्स हवा बनाते हैं, कई बार मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे आईपीओ उस वजह से हवा बन जाती है, कई बार कंपनी क्या कर सकती है फ्यूचर में, उसके क्लाइंट्स कितने अच्छे हैं, उनके बेसिस के ऊपर हवा बन जाती है। तो उस हवा का जो आपको जो रिज़ल्ट होता है वो आपको जीएमपी प्राइस में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी के फिलहाल के तौर पे यहाँ पे जो जीएमपी प्राइस है वो ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। सो अगर आपको यहाँ पे 20% एंड अबव अगर दिखता है आपको जीएमपी प्राइस, तो आप एक फाइल के साथ में रिस्क ले सकते हैं, बाकी इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये 20% अबव ना रहे तो इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा, आईपीओ लिस्ट होने के बाद में इस कंपनी में आपको अच्छा खासा मौका देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो बड़ा सेक्शन है वो किस तरफ है, क्यूआईबी सेक्शन है। तो क्यूआईबी सेक्शन वाले ट्राई करेंगे, अगर इसमें वो अप्लाई करेंगे तो वो ट्राई करेंगे हम महंगे में निकलें। तो हमने एक डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रेटेजी है आईपीओ से रिलेटेड, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी का आप यूज़ कर सकते हैं आईपीओ के बाद में, कि किस तरीके से जो है ऑपरेटर्स अगर अपना गेम यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं तो आप भी उनके साथ में उन पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की हुई है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और इसमें अगर आपको जीएमपी अच्छा खासा देखने को मिलता है अबाउट 20%, तो अप्लाई कर दीजिएगा, वन फाइल ओनली। अदरवाइज वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर है। फाइनली सी यू टुमारो।